So today we are going to start the class 11 chemistry chapter 3 classification of elements. तो पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे जाएंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, इसके टाइटल से पता चल रहा है कि एलिमेंट्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में या अलग अलग तरीकों में क्लासिफाई करेंगे, यानी कि डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो हमें क्या जरूरत है क्लासिफिकेशन की? सभी एलिमेंट्स हैं, अपनी जगह पे पड़े हैं, ठीक है। नो, देयर इज अ डायर नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। वेल, ऑलरेडी क्लासिफिकेशन अब तो हमारे पास है, बट इन द 18th सेंचुरी या इन 17th सेंचुरी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी। रीजन क्या था? टाइम के साथ साथ नए से नए एलिमेंट्स जो है डिस्कवर हो रहे थे, लोगों को नए एलिमेंट्स के बारे में पता लग रहा था। एक्चुअली लोग साइंस में इंटरेस्ट लेने लग गए थे, तो जो न्यू एलिमेंट्स आ रहे थे उनके ऊपर स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि उनकी अमाउंट बढ़ती जा रही थी। अब मैं आपके सामने 50 से 60 एलिमेंट्स रख दूं और उनका नाम ना बताऊं ये क्या है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई किसकी क्या प्रॉपर्टीज है, किसका क्या एटॉमिक मास है, क्या एटॉमिक वेट है, किसका क्या एटॉमिक नंबर है, कौन सा एलिमेंट कौन से लिक्विड में या कौन से एनवायरमेंट में इनफ्लेमेबल है। ठीक है, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही जलने लग जाते हैं, इतने ज्यादा कंबस्टिबल नेचर होता है। कुछ लोग कुछ एनिमल्स सॉरी कुछ एलिमेंट्स जो है पानी में जलने लग जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स को कैरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि उनके ऊपर सनलाइट वगैरह ना पड़े या ऑक्सीजन का कांटेक्ट कम हो, राइट। तो उन 50 के 50 एलिमेंट्स क्यों, आई मीन प्रॉपरली स्टडी करके रखना, उसके नोट्स बनाना, फिर उनके रिलेटेड अगर कोई एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा आर्डियस हो जाता था, इतना चैलेंजिंग हो जाता था। तो उन सबके साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इनको क्लासिफाई करना शुरू कर दिया जाए, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाए बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट या कोई भी ऐसी चीज हो। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम यही चीज पढ़ेंगे। तो हुआ क्या था, 17th सेंचुरी तक हमारे पास सिर्फ 30 to 31 एलिमेंट्स थे। ठीक है, 30 to 31। बट आफ्टर द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी में आते आते हमारे पास क्या है, मोर देन 60, दैट मीन्स काइंड ऑफ 63 एलिमेंट्स हमने डिस्कवर कर लिए। 63 एलिमेंट्स, तो अगर हर एक पर्सन ने, मान लो हमारे पास 10 साइंटिस्ट है, तो 10 साइंटिस्ट ने अपनी अपनी खोजें करनी, अपनी अपनी नई चीजें डिस्कवर करनी, सबके पास अपने आइडियाज है। तो उन आइडियाज को यू नो इम्प्लाई करने से पहले उनको इस टॉपिक को स्टडी करना पड़ता, तो ये तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता। तो उसके लिए 10 में से तो 8 तो हार ही मान लेते थे, तो 2 ही रह जाते। फिर 8 के पास हो सकता है बहुत अच्छे आइडियाज होते, वो 2 के आइडियाज भी इतने अच्छे ना हो पाते, इतने सक्सेसफुल ना हो पाते, या इन 2 को 8 की जरूरत पड़ती अपने आइडियाज को सक्सेसफुल करने के लिए, कुछ भी रीजन हो सकता था। तो उसके लिए जरूरी भी था कि हाँ, सबके साइंटिस्ट ने रियलाइज किया कि इन एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे अलग अलग कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को एक ऐसे तरीके से कि जो सिमिलर एटम एलिमेंट्स हैं वो प्लेस किए जाए विद सिमिलर एटम्स, मीन जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, इनमें सिमिलैरिटीज है, इनको इकट्ठे कर दिया जाए, डिसिमिलर एलिमेंट्स को आपस में सेपरेट कर दिया जाए। मान लो मैं यहाँ पे फ्लोरीन लिख दूं, फ्लोरीन का तो इनमें से बहुत ज्यादा फर्क है, जिसको क्या उठा के बाहर निकाल दो। ठीक है, तो पहले बहुत सारे न्यूमरस साइंटिस्ट ने इसके ऊपर अटेम्प्ट किए, कुछ के सक्सेसफुल भी हुए, लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या है वो इतने सक्सेसफुल नहीं रह पाए, इसके बहुत सारे कारण थे, हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या है हमारे पास जर्मन एक साइंटिस्ट आया था, मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव। उन्होंने जो हमें एक पीरियोडिक टेबल बताया, वो टेबल सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा। लेकिन उस टेबल से पहले
वो टेबल जो है बता दूं टैबुलर फॉर्म में था, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो उससे पहले बहुत सारे जो हमारे पास आए हैं साइंटिस्ट, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसमें ये प्रोवाइडेड है। तो जो बिगिनिंग हुई 19th सेंचुरी की, उसमें क्या हुआ, जो साइंटिस्ट थे वो ट्राई कर रहे थे उनको ग्रुप करने के लिए। तो लैबोरेटरी ने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को सिंपली एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज भी हमारी केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स का नाम इसी से शुरुआत होता है, जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की शुरुआत करते हैं। तो एक शुरुआत ग्रुपिंग की, या हम कह दिए कि क्लासिफिकेशन की लेवोइजियर से हुई थी। उसने मेटल्स को अलग कर दिया, नॉन मेटल्स को अलग कर दिया, लेकिन स्टिल ये हमारे लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं था, क्योंकि मेटल्स में भी कुछ जो है लिक्विड प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते थे, कुछ गैसेस प्रॉपर्टी उन्होंने ज्यादा थी, इजीली वो क्या है इवेपोरेट हो सकते हैं, मेल्ट हो जाते थे, ठीक है। मेल्टिंग बेटर रहेगा, इजीली जो मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ मेटल्स जो है ज्यादा लस्ट्रस नहीं थे। आयरन, आयरन में कौन सी चमक होती है तो ये मेटल ही। तो एक्सेप्शन बहुत आ रहे थे। सिमिलरली नॉन मेटल्स में भी कुछ से है डिसिमिलैरिटीज एट एलिमेंट्स में आपस में आ रही थी, हाँ वो सारे नॉन मेटल्स जरूर थे। तो फिर उसके बाद हमारे पास आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डोब्रेनियर। डोब्रेनियर ने क्या किया, उन्होंने फायर के बेसिस पे एलिमेंट्स को डिफाइन करना शुरू कर दिया ना। व्हाट आर दीज फायर? फायर का मतलब होता है थ्री, एंड एक्स मीन्स ग्रुप बना दिए, तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, फिर अगले तीन एलिमेंट्स का group, फिर अगले तीन एलिमेंट्स का, ठीक है। इनका पूरा नाम था जोहान डॉबरेनर, ये भी एक जर्मन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1817 में हमारे पास क्या किया, अपनी एक डिस्कवरी लेकर आए, एक इन्वेंशन लेके आए, जो भी इसको नाम दे दो। तो उन्होंने क्या कहा कि जो एलिमेंट्स है एक ट्रायड में, यानी कि एक के ऐसे ट्रायड बन रहा है, कुछ भी कैसे भी लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो, ये एलिमेंट है वन टू थ्री, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। हर एक ट्रायड में जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, और जो उनका एटॉमिक वेट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो थर्ड एलिमेंट है, एलिमेंट वन प्लस एलिमेंट थ्री, उनके एडिशन करके जो बाई को करेंगे, उसका जो एटॉमिक वेट हमारे पास निकल के आएगा वो एलिमेंट टू के एटॉमिक वेट के सिमिलर होगा या वही होगा, ठीक है। तो फिर सबने ऐसे ट्राई करने की कोशिश की। तो जो उसका फर्स्ट ट्रायल था डोब्रेनर का, उसमें हमारे पास था लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। तो ये हमारे पास उसका ट्रायल है, ठीक है। तो इसके ऊपर अब हम भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए लिथियम का हमारे पास एटॉमिक वेट होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। तो मीन निकालना है काइंड ऑफ, राइट। 7 प्लस 39/2, 39 + 7 हमारे पास आ जाएगा 46/2, विच कम्स आउट टू बी 23। सोडियम का भी एटॉमिक वेट 23 है। तो फिर साइंटिस्ट तो हैरान हो गया, अच्छा हाँ ये तो सही बात कर रहा है। इसको आप वर्टिकल भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं आपने हॉरिजॉन्टली ही करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आया बेटा कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। कैल्शियम प्लस बेरियम का हमारे पास एटॉमिक वेट बाई 2। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है बेटा 40, एंड बेरियम का हमारे पास एटॉमिक वेट होता है 137। इसको ऐड ऑन करते हैं, 7 and 1, तो हमारे पास आ जाएगा 88.5। तो स्ट्रोंशियम का भी करीब करीब इतना ही होता है, 88.5 तो नहीं होता, लेकिन थोड़ा 88 जरूर होता है, तो थोड़ा सा 0.5 का हमारे पास क्या इधर चेंज आ गया। सिमिलरली हमारे पास आया, यहाँ पर कर देती हूँ मैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन।
अब इसके हम सॉल्व करके देखते हैं। क्लोरीन का हमारे पास होता है 35.5, इसका होता है 127। 35.5 प्लस 127 अपॉन 2, तो 7 plus 5 12 and 3 plus 2 5 plus 6 162.5 upon 2 करके आएगा हमारे पास 81.25 है, 81.25। तो ब्रोमीन का हमारे पास 80 है, 80 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी काफी जो है सिमिलैरिटी आ रही। अब एक और चीज थी इसमें, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में बहुत मिलती थी, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती है, इनकी प्रॉपर्टीज मिलती है, इनकी मिलती है, ये तो कई सारे हाइड्रोजन मिलती। जैसे कि थोड़े से इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इजीली रिएक्ट वगैरह कर सकते हैं, राइट, इस तरह की चीजें होती है। लेकिन इस कुछ समय के बाद क्या है, ये जो ट्रायड्स वाला मेथड है ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रह पाया, क्योंकि इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स इसमें बताए वो लिमिटेड थे, इससे ज्यादा एलिमेंट्स सब हो चुके थे। एज आई टोल्ड यू 30 प्लस एलिमेंट्स थे हमारे पास, लेकिन इसके ट्रायड्स थे सिर्फ 3 या 4 या 5, उससे ज्यादा ट्रायड्स नहीं थे, ठीक है। पहला ये कारण है कि कुछ पहले पहले तो लोगों को लगा कि हाँ बड़ा अच्छा है, फिर लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, और जब वो दिमाग लगाया तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कम एलिमेंट्स उसमें डाले हुए हैं, एलिमेंट्स अभी और भी पड़े हैं, अभी हमारे पास फ्लोरीन पड़ा है, फ्लोरीन को तो कहीं डाला ही नहीं, और फ्लोरीन भी हाइड्रोजन है, इसको भी यहाँ पर होना चाहिए। फिर अगर वही बात है फ्लोरीन को यहाँ रखा जाए तो इसका प्लस इसका एटॉमिक नंबर, इसके एटॉमिक नंबर की सॉरी एटॉमिक वेट इक्वल आना चाहिए, जो कि नहीं आया, ठीक है। फिर जब लोगों ने खुद से ट्रायड्स बनाने की कोशिश की तो क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास चेंज है ना, यहाँ पे 81.25 है, यहाँ पर 80 आ रहा है, कितना चेंज है। अगर कैलकुलेशन में इतना सा एरर आ जाए तो पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट है फेल हो सकता है, तो ये तो काफी बड़ा एरर है, 1.25 का एरर है। सिमिलरली यहाँ पर 0.5 का एरर आ रहा है। ऐसा ही नहीं, जब लोगों ने इसको अप्लाई करने की कोशिश करी तो 4 to 5 नंबर का, 4 से 5 ऊपर नीचे हो रहे थे, 10-10 का डिफरेंस आ रहा था में, और जो एक्चुअल एटॉमिक वेट है मिडल वन का, तो फिर ये तो गड़बड़ हो रही थी, तो फिर लोगों को तो इतनी सी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो कुछ समय बाद क्या है, ये चीजें उनकी जो ट्रायल्स वाला ये जो मेथड है ये फेलियर में जाना शुरू हो गया। फिर हमारे पास आया दे शैन फॉर्टोइज क्लासिफिकेशन। अब ये चीज हमारे पास हुई 1862 में, इट वाज गिवन बाय अ फ्रेंच जियोलॉजिस्ट, पूरा नाम था AEB देश टोइज, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तब जो भी एलिमेंट्स लोगों को पता थे, जो भी उस वक्त के नोन एलिमेंट्स थे इन 1862, उनको ना इन्होंने एक इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में, जैसे कि 3 4 5 6 ऐसे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इनका एक सिलेंड्रिकल टेबल बना दिया था, इस तरह से करके, ठीक है, ताकि उनके पीरियोडिक रेकरेंस जो है प्रॉपर्टीज में मिलती रहे। तो जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता जा रहा था वो प्रॉपर्टीज भी सिमिलैरिटी भी आती जा रही थी, और वो वैसे मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया, उनका एक वर्टिकल है, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन में क्या है 3 4 5 ऐसे कर दिया था, और इनके अंदर जो सिमिलैरिटीज है ये भी बढ़ती जा रही थी विद द इंक्रीज इन एटॉमिक वेट। तो वो बड़ी कैसे, सेंटर टू स्पाइरल जा रही थी, वो ऐसे सेंटर से होके फिर ऐसे ऐसे करके स्पाइरल जा रही थी, पर ये ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगा लोगों को, थोड़ी बहुत उन्होंने इसमें भी कमियां निकाल दी, जिस कारण ये इनका भी ज्यादा टाइम तक चला नहीं है मॉडल। देन हमारे पास आया न्यूलैंड लॉ
ऑक्टेन। जो हमारे पास नेक्स्ट आया है ये इंग्लिश केमिस्ट ने किया था 1862 में, हमारे पास फ्रेंच आदमी ने भेजा। फिर 1865 में हमारे पास इंग्लिश केमिस्ट ने एक डिस्कवरी की which was done by जॉन न्यूलैंड। उन्होंने एक सिस्टम बनाया, ठीक है। वो सिस्टम क्या था, म्यूजिक के ऊपर फोकस था। टेस्ट का मतलब होता है आर्ट, तो ये चीज ना एक्चुअली म्यूजिक में यूज की जाती है। म्यूजिक में जैसे होता है, अगर मैं इंडियन म्यूजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो जैसे सा रे गा मा पा धा नी, फिर से हमारे पास क्या आता है सा। अब इसको नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब 8 नोट पे क्या है, ये चीज रिपीट हो रही है। इस नोट पे क्या सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, बहुत सारे जो अलग अलग म्यूजिकल सिस्टम्स है उनके उनके अकॉर्डिंग के 8 नोट पे वो सिमिलरिटी आ जाती है। तो इसमें ऐसा क्या है, ठीक है, इस नोट में सिमिलरिटी आ रही है, इन्होंने एलिमेंट्स को ही ऐसे अरेंज कर दिया म्यूजिकल नोट के सिस्टम पे। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जब एलिमेंट को अरेंज करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, जो प्रॉपर्टीज होती है ऑफ एवरी एट एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट एलिमेंट आर सिमिलर टू दी फर्स्ट वन, ठीक है। अब मैं इनके अकॉर्डिंग लिख के बताती हूँ। यहाँ पर मेरा होगा एलिमेंट और यहाँ पर है मेरा एटॉमिक वेट चल रहा है। फिर मैं यहाँ पे एलिमेंट लिखूंगी और यहाँ पर फिर से मेरे पास एटॉमिक वेट आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत जो है ये मंडलीफ के लॉ से मिलता जुलता है। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। देन हमारे पास आता है सोडियम। नियोन इसलिए नहीं है क्योंकि तब जो हमारे पास नोबल गैस है, जब इन्होंने ये लॉ निकाला वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, लोगों को पता नहीं था कि नोबल गैसेस भी होती है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर उसके बाद जो कि आर्गन आता है वो नहीं आएगा, पोटेशियम, कैल्शियम। अब इनकी मैं एटॉमिक वेट लिखूं 7 9 11 12 14 16 19 23 24 27 29 31 32 35.5 39 40। अब है इनके भी इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के ऊपर। इन्होंने एटम सॉरी एलिमेंट्स को अरेंज कैसे किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग और म्यूजिकल नोट को ध्यान रखते हुए। तो दोनों चीजें की इन्होंने, म्यूजिकल नोट प्लस एटॉमिक वेट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये टेबल बनाया। अब इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, फिर भी पता चलता है एट पे हमारे पास सोडियम आ रहे हैं। इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। फिर पोटेशियम की भी इनके साथ ही आगे, तो ये हमारा एक तरह से ग्रुप बन गया सिमिलर। अभी यहाँ से चलते हैं, अभी यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, बेरिलियम से शुरू हो रही है ना, जहाँ से काउंटिंग शुरू करोगे वहां से फर्स्ट एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। बेरिलियम और मैग्नीशियम में भी सिमिलरिटीज है, वहीं से आगे चलते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर कैल्शियम, अब इन तीनों का भी बढ़िया बन रहा है, इन तीनों में सिमिलरिटीज है, फिर इन दोनों में भी सिमिलरिटीज है, इनमें सिमिलरिटीज है, कार्बन और सिलिकॉन में तो काफी सिमिलरिटी है। ये आपको बताइए इनके पास चार होते हैं ना बॉन्ड, इस तरह से चार बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन भी चार बॉन्ड बनाते हैं, सिलिकॉन भी चार बॉन्ड बनाते हैं। आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में भी सिमिलरिटीज है, ऑक्सीजन और सल्फर में भी सिमिलरिटीज है, ठीक है। क्लोरीन क्लोरीन दोनों हाइड्रोजन आ गए, ये तो बहुत बढ़िया है इन्होंने बताया।
और बच्चा क्या है या लोग क्या है, म्यूजिकल नोट्स की ऊपर के इनको याद कर लेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। कुछ प्रॉब्लम्स क्या आई, ये जो सिस्टम था इन्होंने बनाया, ये जो पूरा इन्होंने मॉडल बनाया सिर्फ कैल्शियम तक लिमिटेड था। इसके आगे इन्होंने एलिमेंट से नहीं डाले। अब 1862 तक तो हमारे पास 53 के अराउंड एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, 65 के अराउंड, है ना। तो 63 एलिमेंट तो ये हुई नहीं, ये तो 30 भी नहीं है ना। ये तो बहुत कम एलिमेंट्स है। फिर इनकी जब एलिमेंट्स को ऐड ऑन करना शुरू किया तो क्या हुआ, 8th नोट पे नहीं सिमिलैरिटी आने लगी, 9th नोट पे आने लग गई। यानी कि जब एलिमेंट्स को ऐड ऑन किया गया और एलिमेंट्स को सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग या आप कह लीजिए एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर किसी का 17 भी हो सकता था, है ना। या ये कह लिए थोड़ी देर बाद ही क्या इनर्ट गैसेस आ गई थी, अभी यहाँ पर नियॉन आ गया। तो फिर यहाँ से अगर देखा जाए फर्स्ट से 8 तो ये बन रहा है, तो फर्स्ट से 8 की तो सिमिलैरिटी आई नहीं, तो 9th की आ रही है। तो ठीक है, 9th के साथ कर सकते थे हम, वो चेंजेस लेके आ सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम एक और खड़ी होगी। वो प्रॉब्लम क्या खड़ी होगी, दिस लॉ ऑफ octave was only applicable to lighter element। सिर्फ और सिर्फ लाइटर एलिमेंट के ऊपर ये फिक्स था, जो हैवियर एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं था। हैवियर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज इनके साथ सिमिलैरिटी नहीं खा रही थी, इस ग्रुप के अंदर आ ही नहीं रही थी, तो फिर ये तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो फिर ये थ्योरी भी क्या है, कुछ समय बाद फेल होगी। फिर हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, उनका मॉडल काफी अच्छा था, बस किस्मत के मारे थे वो, उनका मॉडल भी ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हो सकता था। वो है लोथर मियर अरेंजमेंट। लोथर मियर अरेंजमेंट में क्या था, लोथर मियर थे जर्मन केमिस्ट, 1869 में इन्होंने अपना एक जो मॉडल है शुरू किया। इन्होंने क्या यूज किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज की, जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उनको अपने टेबल में डाला। उन्होंने शो किया कि जब प्रॉपर्टीज जैसे कि एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जो है, इनको अगर ग्राफ में प्लॉट किया जाए एज अ फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, जो एलिमेंट्स है सिमिलर प्रॉपर्टीज के, वो अपने आप क्या उसी पोजीशन को क्या ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ऑन दिस बेसिस जो है लोथर मेयर ने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के साथ साथ क्या सिमिलैरिटीज लेके आए इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एट रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पर तो था इनका एटॉमिक वेट, और इनकी जो यहाँ पर चल रही थी वो प्रॉपर्टीज चल रही थी जो भी इन्होंने दी थी। तो ऐसे ऐसे करके इनका टेबल बन गया था, ग्राफ बन गया था। तो जो पीक पीक पे थे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज लेके बैठते, यहाँ वाले सिमिलर प्रॉपर्टीज लेके बैठते, यहाँ वाले, बस ये प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल था। ठीक है, तो इसने भी जितने इसने एक्चुअली काफी हद तक एलिमेंट्स जो जितने पिछले थे वो सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर पाए थे, इन्होंने ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दिया। और इनका जो मॉडल था दिमित्री मंदलीव से बेटर तो नहीं कह सकते, उनके जैसा ही था, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड, नंबर वन थिंग। नंबर टू, दिमित्री मंदलीव ने अपना मॉडल पहले पब्लिश करवा दिया, ये थोड़ी सी देरी में रह गई। ठीक है, वही मैंने पहले बताया किस्मत के मारे थे, तो उस कारण ये क्या वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं हो पाई। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब बात करते, वैसे दिमित्री मंदलीव का पहले आ गया था इसका, लेकिन हम जिक्र बिल्कुल एंड पे कर रहे हैं, उसका कारण ये कि इनके ऊपर हमें अच्छे से चर्चा करनी है। फिर हमारे पास अब बात करते हैं जो कि पहले ही लोगों के सामने आ गया था, मंदलीव पीरियोडिक लॉ।
Now what is in Mendeleev's periodic law? 1869 में ही मंडलीव का periodic law आया था जब मोशन नियर पाया। मंडलीव ने क्या किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अपना एक periodic law बनाया जिसमें उन्होंने एक चीज कही, द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic function of their atomic weight। जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो क्या होती है, पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक वेट का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये बताया कि पीरियोडिकली चीजें हमारे पास आ रही हैं। अब ये पीरियोडिकली वाली चीज तो हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ फेज में भी था। न्यूटन लॉ में क्या था, रेपिटेशन आ रही थी थोड़े समय बाद क्या, सॉरी न्यूलैंड लॉ ऑफ फेज में एक समय के बाद क्या है वही चीज रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या है पीरियोडिसिटी के बारे में पहले बता दिया था। पीरियोडिसिटी क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा कि जो एलिमेंट्स है उनको ऐसे इंक्रीज अरेंज किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक वेट। जो एलिमेंट्स है सिमिलर प्रॉपर्टी के वो रेगुलर इंटरवल पे आते रहेंगे और जो ऑर्डरली रेकरिंग प्रॉपर्टीज आएंगी साइक्लिक फैशन में उनको उन्होंने पीरियोडिसिटी का नाम दे दिया। तो इस पीरियोडिसिटी के बेसिस पे ही मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ खड़ा कर दिया था। तो उनके पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, जितने भी नॉन एलिमेंट्स थे उस टाइम के उनके रिलेटेड उन्होंने एक टेबल बना दिया जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। उस टेबल में हमने ये चीज को ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स हैं विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वो रेगुलर इंटरवल पे पीरियोडिकली खुद ही आ रहे हैं, जिसके कारण जो एलिमेंट्स हैं वो किसी न किसी ग्रुप या पीरियड में फॉल कर रहे थे, फैमिली में पर्टिकुलर फैमिली में फॉल कर रहे थे। और जो हर एक ग्रुप था उसकी अपनी ही अलग से प्रॉपर्टीज चल रही थी। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टीज थी वो रिपीट भी हो रही थी। इन्होंने इसको बताया तो 1869 में, लेकिन ये पब्लिश हो गया था 1905 में। ठीक है, तो उसमें क्या किया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल रोज बनाई थी एक्चुअली। हॉरिजॉन्टल हमारे पास रोज थी, सॉरी ये मेरे से हमेशा टेढ़ी लगता है। हॉरिजॉन्टल रोज थी इन द पीरियोडिक टेबल इस तरह से। ठीक है, जिसको इन्होंने पीरियड्स का नाम दिया। फिर इसी में से एलिमेंट्स ऐसे भी क्रॉस करके आ रहे थे सिमिलैरिटी के बेसिस पे, और जो वर्टिकल कॉलम थे उनको इन्होंने नाम दिया ग्रुप का। ठीक है, तो जो मेंडलीव का सिस्टम था ऑफ क्लासिफाइंग एलिमेंट वो काफी इलेबोरेटेड था एज कंपेयर टू द प्रीवियस अटेम्प्ट्स। ऑब्वियसली काफी ज्यादा इलेबोरेटेड था। तो उन्होंने रियलाइज किया कि सम ऑफ द एलिमेंट्स जो है अच्छे से फिट इन नहीं करते। तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक वेट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। एटॉमिक वेट को फॉलो करते करते उन्हें पता चला कि हम एटॉमिक वेट को इग्नोर कर सकते हैं, एटॉमिक वेट इतना जरूरी नहीं है। अभी तक के सभी साइंटिस्ट, चाहे डोबर्नियर है, न्यूलैंड है या और भी जितने भी साइंटिस्ट आए, सभी ने किसको फॉलो किया, किसके पीछे पड़े रहे, एटॉमिक वेट के। लेकिन जब मेंडलीव ने अपना टेबल एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाना शुरू किया तो उसमें कुछ ना फॉल्ट्स आ रहे थे, कहीं ना कहीं पे के करेक्शंस नहीं आ रही थी, कई चीजें इनकरेक्ट हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एटॉमिक वेट को फॉलो ही ना करे, उसको छोड़ दे। तो उन्होंने क्या किया,
सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। पहले तो उन्होंने ये चीज की, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू किया। तो उसमें क्या हुआ, जो आयोडीन है उसका एटॉमिक वेट जो है कम होता है टेल्लोरियम से। सिक्स ग्रुप में आती है हमारे पास ये चीज, सिक्स ग्रुप जब आता है इस तरह से, आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगी उसमें आपको पता चलेगा। तो आयोडीन नीचे है, टेल्लोरियम ऊपर आता है उस ग्रुप में, ठीक है। तो सॉरी, आयोडीन तो इधर ही आते हैं, इसके मतलब क्या, एटॉमिक वेट जो है आयोडीन का कम है, टेल्लोरियम का ज्यादा। तो आयोडीन का यहाँ होना चाहिए था, टेल्लोरियम को क्या सेवंथ ग्रुप में होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, टेल्लोरियम का एटॉमिक वेट ज्यादा होते हुए भी इसको सिक्स ग्रुप में रख दिया, लेकिन इसको सेवंथ में रख। किसके साथ रखा, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ। क्यों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में क्या सिमिलैरिटी है, चारों के चारों क्या है, हैलोजन है। इनमें बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो उसने अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखा कि उसको अपनी क्लासिफिकेशन पर, अपनी थ्योरी पर कॉन्फिडेंस था, बिलीव था कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ सही कर रहा हूँ। तो उस कॉन्फिडेंस में ही उसने क्या किया, बहुत सारे ग्रुप्स में और बहुत सारे पीरियड्स में कुछ स्पेसेस ब्लैंक छोड़ दिए, गैप छोड़ दिए। वाई, बिकॉज ही न्यू कि यहाँ पर अब जो भी नया एलिमेंट डिस्कवर होगा इनमें से किसी नए के साथ के उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी। वहां तक कि उसने उनका एटॉमिक वेट और एटॉमिक जो अदर प्रॉपर्टीज थी उनको पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था। और यहाँ तक कि जो एलिमेंट्स अभी प्रेडिक्टेड नहीं थे, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आए थे, लेकिन उसने उनकी प्रॉपर्टीज को भी क्या है बता दिया था, एस्टिमेट लगा दिया था कि हाँ ये प्रॉपर्टीज होंगी। तो जैसे कि उसने कुछ एलिमेंट्स को नाम दिया, एका, एल्यूमिनियम, एका, सिलिकॉन। एका जो वर्ड है हमारी संस्कृत लैंग्वेज से आया, जिसका मतलब है नेक्स्ट। अगला एल्यूमिनियम कौन सा होगा, अगला सिलिकॉन क्या कौन सा होगा, क्योंकि उसको पता था, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के साथ रिजेंबल करने वाले एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे। तो वाकई ऐसा हुआ भी, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज को जब उन्होंने कंपेयर किया, मिडिल ईस्ट की जो स्पेसेस दी हुई थी, जैसे कि हमारे पास एक तो था एल्यूमिनियम एक्चुअली, एक था सिलिकॉन, तो उन्होंने जगह छोड़ दी कि यहाँ पर ना एक तो आएगा एल्यूमिनियम, यहाँ एल्यूमिनियम, एक आएगा एक्वा सिलिकॉन। बाद में हमारे पास आए एलिमेंट कौन कौन से, गैलियम एंड जर्मेनियम। तो जो एक्वा एल्यूमिनियम था, मंडलीव ने प्रेडिक्ट किया एक्वा एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक हमारे पास मास होगा वो 68 होगा, सॉरी 68। उसकी जगह पे हमारे पास आया गैलियम। गैलियम का एटॉमिक मास निकला 70। कितनी सिमिलरिटी है, काफी करीब है। उन्होंने कहा कि एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होगी वो होगी 5.9, गैलियम की हमारे पास 5.94 आई है, सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है। उन्होंने कहा था इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, काफी लो है, 29.78 है। उन्होंने एक्का एल्यूमिनियम के नाम पे क्या बनाया था, E2O3 ऑक्साइड बनाया था। तो इसका गैलियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Ga2O3 है, ई की जगह पे Ga डाला है। क्लोराइड के साथ इसका क्या कंपाउंड बनेगा, ECl3। जब गैलियम डिस्कवर हुआ GaCl3 बना। तो एक्का एल्यूमिनियम हमारे पास कौन सा आया, गैलियम। सिमिलरली एक्का सिलिकॉन है, एक्का सिलिकॉन का इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 72, लेकिन यहाँ पर आया 72.6, किसका, जर्मेनियम का। बहुत सिमिलैरिटी है। फिर डेंसिटी एक्का सिलिकॉन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर लिख देती हूँ जर्मेनियम।
एका सिलिकॉन की डेंसिटी 5.5, इसकी 5.3 थी। इन्होंने कहा इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होगा, ऑब्वियसली हाई है, 1231 है, बहुत ज्यादा है। इन्होंने कहा ऑक्साइड के साथ ये फॉर्मूला होगा, यही आया। क्लोराइड के साथ ये फॉर्मूला होगा, यही है। So that was the similarities when a new element was discovered. So if you look at the book, you can even check the periodic table, Mendeleev's periodic table. उन्होंने वहां पर गैप्स भी छोड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसकी काफी सारी सक्सेस भी थी, काफी सारे फेलियर भी थे, वो भी करेंगे। पहले आप 5 मिनट रिवाइज करो, मैं क्लास को रीस्टार्ट करती हूँ, ठीक है। ओके मैम।